हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम यूनिट थर्ड के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 सेल पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें करीब 12th टॉपिक कवर करने हैं। तो 1 बाय 1 करके हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इन जनरल पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंतर्गत देख लेते हैं। देयर इज़ ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर। यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमें इस पूरे बायोस्फीयर में देखने को मिलती है। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड्स इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन देख के उठता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस बायोस्फीयर में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये सभी सेम केमिकल्स के बने होते हैं, डेट इज़ सेम एलिमेंट्स एंड सेम कंपाउंड्स के मिलके बने होते हैं। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सीखा है कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म की जाती है। If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective content per unit mass of a living tissue। तो अगर यही केमिकल एनालिसिस हम जो है प्लांट टिश्यू में करें या एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट कोई भी प्लांट या एनिमल टिश्यू लेके करते हैं तो ये ऑब्टेन करते हैं कि जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि जो है सारे, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, तो ये 3 एलिमेंट्स सब जगह पाए जाते हैं। If the same analysis is performed on a piece of Earth's crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम सेम एनालिसिस जो है जो कि हम प्लांट या एनिमल टिश्यू पे कर रहे हैं केमिकल एनालिसिस, अगर यही सेम एनालिसिस हम अर्थ क्रस्ट पे अपने करें, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके उस पे हम ये एनालिसिस करें जो कि एक नॉन लिविंग मैटर का एग्जाम्पल है, तो ये एलिमेंट की लिस्ट हमें सिमिलर लिस्ट एलिमेंट की मिलती है। मींस कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स जो है हमें अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिलते हैं जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। तो मतलब इन दो लिस्ट में डिफरेंसेस क्या हुआ। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो कोई भी ऐसा डिफरेंस हमें नहीं मिल सकता है। ऑल दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। मीन्स सभी एलिमेंट जो नॉन लिविंग मैटर मीन्स अर्थ क्रस्ट में जो सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं वही सारे एलिमेंट हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर भी देखने को मिलते हैं। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organisms than in earth crust, जैसा कि टेबल 9.1 के टेबल में गिवन है। मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं, अगर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंपेयर करके देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एज़ कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसा कि टेबल एक यहाँ पे दिया है 9.1, यहाँ पे एक कंपैरिजन बताया है, एक कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। मींस लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के बीच में यहाँ एलिमेंटल कंपैरिजन गिवन है। तो देखते हैं कि ये एलिमेंटल कंपैरिजन कैसा है। परसेंटेज दिया है यहाँ पे सारे एलिमेंट का, परसेंट वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी। तो हाइड्रोजन का परसेंट अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में अलग अलग है, क्योंकि
हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट जो है हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ही पाए जाएंगे। तो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में मीन्स हमारी बॉडी में इनका परसेंटेज तो डिफरेंस होगा। परसेंटेज में मतलब डिफरेंस देखा गया है। हाइड्रोजन 0.14 है अर्थ क्रस्ट में, वहीं पे दूसरी तरफ ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है 0.5 है, जबकि कार्बन का परसेंटेज 0.03 है। अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग में 0.03% कार्बन पाया जाता है, जबकि लिविंग में ह्यूमन बॉडी में 18.5% कार्बन का देखा गया है। ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट में है, जबकि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% है। हाइड्रोजन मीन्स नाइट्रोजन का परसेंट बहुत ही कम है, वेरी लिटिल मात्रा में नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में तो 3.3% नाइट्रोजन पाया जाता है। सल्फर 0.03 है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में सल्फर का परसेंट 0.3 है, जबकि सोडियम का परसेंट अर्थ क्रस्ट में 2.8 है और ह्यूमन बॉडी में 0.0 है। कैल्शियम का परसेंट अर्थ क्रस्ट में 3.6 है, जबकि ह्यूमन बॉडी में यही कैल्शियम का परसेंट 1.5 है। मैग्नीशियम का परसेंट 2.1 है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में 0.1% देखा गया है। सिलिकॉन का परसेंट 27.7 है अर्थ क्रस्ट में, जबकि सिलिकॉन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में नेग्लेजिबल होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कंपोजिशन लिविंग और नॉन लिविंग के मतलब अंदर हमने सारे एलिमेंटल कंपोजिशन को देखा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब देखते हैं कि कैसे हम केमिकल कंपोजिशन को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स अब यहाँ पे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। टू गेट एन आंसर, इसका आंसर प्राप्त करने के लिए वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस, हमें एक केमिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अब हम यहाँ पे एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं। लिविंग टिश्यू के रूप में एक वेजिटेबल को ORR, ये एक जो है लीवर के टुकड़े को एक पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH। ट्राइक्लोरोएसिटिक का ये फार्मूला होता है यूजिंग ए मोर्टार एंड ए पेस्टल। तो हम एक लिविंग टिश्यू को लेंगे और उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिला के एक मोर्टार और एक पेस्टल लेके उसमें जो है हम मिक्स करके देखेंगे। वी ऑब्टेन ए थिक स्लूरी, एक थिक स्लूरी बना लेंगे हम उसका। इफ़ वी वेयर टू स्टेन दिस थ्रो ए चीज क्लॉथ ORR कॉटन वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। तो अब इसको जब हम स्टेन करके चीज क्लॉथ या कॉटन के थ्रू स्टेन करेंगे और स्टेन करने के बाद जब इसको हम इसके क्वांटिटी मीन्स इसके कंपोजिशन को देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 फ्रैक्शन हमें मिलते हैं। वन इज कॉल्ड दी फिल्ट्रेट ORR मोर टेक्निकली दी एसिड सॉल्युबल पूल एंड द सेकेंड दी रिटेंटेट ORR दी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें 2 फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इसको हम अब छन्ने से छान लेंगे। तो छन्ने से छानने पे देखेंगे जो है नीचे हमें तली में जो है जाके छन जाएगा, उसको हम फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल के अंतर्गत रखते हैं और जो फ्रैक्शन जो है छन्नी के ऊपर हमें मिल जाएगा, जो नहीं छनने वाला कंपोजिशन होगा उसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एसिड सॉल्युबल पूल में हमें फिल्ट्रेट मिलेगा और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें रिटेंटेट मिलेगा। रिटेंटेट जो होगा वो हमें ऊपर की लेयर में मिलेगा, मीन्स छन्ने के ऊपर वो छनता नहीं है, और फिल्ट्रेट हमें छन के वो अलग मिल जाएगा।
साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दी एसिड सॉल्युबल पूल। इस प्रकार से साइंटिस्ट ने मतलब ये एनालिसिस किया और हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिला। मीन्स जो फिल्ट्रेट वाला पार्ट था एसिड सॉल्युबल पूल वही था, उसमें जो है बहुत सारी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो उनको मिला। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बोला जा रहा है कि हायर क्लास में आप जो है सीख सकोगे इसको कि लिविंग टिश्यू के सैंपल को लेके एनालाइज और उस ऑर्गेनिक उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। It will suffice to say here that one extract the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो one isolates and purifies a compound. Means isolate हम करेंगे कंपाउंड को और उसको प्योरीफाई करेंगे। Analytical techniques when applied to the compound, जब कंपाउंड पे एनालिटिकल टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला, तो हमें जो है एलिमेंट के उस मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में आइडिया मिलता है। एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और जो है उस एलिमेंट से बने कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जानने को मिलता है। All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. Means living tissue के अंदर जो सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसी को बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसी को हम मेटाबोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. Living organisms में जो है केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं पाए जाएंगे बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। हाउ डू वी नो दिस? ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। अब एक थोड़ा सा अलग सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देखते हैं कि वन वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लिविंग टिश्यू से ए लीफ और अ लीवर एंड दिस इज़ कॉल्ड वेट वेट एंड ड्राई इट। मीन्स यहाँ पे एक लिविंग टिश्यू को, एक पत्ती को स्मॉल अमाउंट जिसका वेट बहुत कम हो, इस प्रकार की टिश्यू को लेंगे, चाहे वो लीफ हो चाहे वो लीवर हो कोई, उसको लेके उसको हम ड्राई करेंगे। ऑल दी वाटर इवापोरेट्स, ड्राई करने का मतलब उसको हम जला देंगे और उसका वाटर जो है इवापोरेट हो जाए जिससे। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो हमें रिमेनिंग मटेरियल प्राप्त होगा वो ड्राई वेट के रूप में प्राप्त होगा क्योंकि उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। नाउ इफ़ द टिश्यूज इज़ फुली बर्नट, अगर यदि टिश्यू को जो है पूरी तरीके से जलाया जाता है, ऑल दी कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म दैट इज CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। अगर हम उस टिश्यू को, लीफ की टिश्यू या लीवर की टिश्यू को जो लेते हैं, अगर उसको पूरी तरीके से जला के देखते हैं तो उसमें मौजूद जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में। मींस CO2 के या वाटर वेपर के फॉर्म में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो है उससे रिमूव कर दिए जाते हैं। व्हाट इज़ रिमेनिंग इज़ कॉल्ड ऐश, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होगा उसको ऐश कहते हैं। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब इस बचे हुए कंपाउंड में मीन्स बचे हुए इस ऐश में क्या क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फेट और फॉस्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी हमें एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिलते हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार एलिमेंटल एनालिसिस से हमें क्या प्राप्त होता है? एलिमेंटल कंपोजिशन प्राप्त होता है। लिविंग टिश्यू का एलिमेंटल कंपोजिशन हम जान सकते हैं, जो कि किस फॉर्म में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन कार्बन के फॉर्म में होता है। While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic, मीन्स ये अगर हम एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इस एनालिसिस से हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया भी मिलता है। जैसा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिगर 9.1 में यहाँ पे दिखाया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, मीन्स लिविंग टिश्यू के अंदर जो है पाए जाने वाले स्मॉल वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। जैसे कि ग्लूकोज हुआ शुगर के फॉर्म में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज और राइबोज पाया जा रहा है। एमिनो एसिड के फॉर्म में ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन नामक ये 3 टाइप से जो है इस तरीके से एमिनो एसिड पाई जा सकती है। और फैटी एसिड्स भी पाया जा सकता है, जैसे कि फैट्स और ऑयल्स के फॉर्म में, मीन्स लिपिड्स के फॉर्म में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें एक फैटी एसिड का नाम दिया है पामिटिक एसिड और सेकेंड एक ग्लिसरॉल, ये भी एक प्रकार का फैटी एसिड ही है, मीन्स लिपिड है। और फास्फोलिपिड्स एक लिसिथीन नामक फास्फोलिपिड भी है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एक ट्राईग्लिसराइड्स है जिसमें R1, R2 एंड R3 नामक फंक्शनल ग्रुप इस फैटी एसिड में लगे हुए हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। तो इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें गिवन है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं। कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि एडेनिन एक प्रकार का प्यूरिन होता है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यूरेसिल जो कि एक प्रकार की पिरिमिडीन होती है, ये नाइट्रोजनस बेस हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एडेनोसिन और यूरिडीन। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के भी एग्जाम्पल दिया है, एक एडेनिलिक एसिड जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ये इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। एंड इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं और इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी आइडिया हमें मिलता है। इस जो है केमिकल एनालिसिस से हमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी जो है हमें वो मिलता है। जैसे कि टेबल 9.1 में इनऑर्गेनिक कांस्टेंट्स दिया है, ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज, जैसे कंपोनेंट और उसका फार्मूला दिया है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कंपाउंड्स लाइक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू मीन्स जो कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ में एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, कुछ में कीटोनिक ग्रुप पाया जा सकता है, कुछ तो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन करते हैं। और अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें जो है हमें एमिनो एसिड के फॉर्म में, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था, जो है लिविंग टिश्यू में एमिनो एसिड्स के फॉर्म में जो है ग्लाइसिन वगैरह नामक एमिनो एसिड पाई जा रही थी, न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस पाए जाएंगे और फैटी एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। तो अमीनो एसिड जो होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होता है जिसमें एक अमीनो ग्रुप लगा होता है और एक एसिडिक ग्रुप लगा होता है। इसलिए मतलब उस फंक्शनल ग्रुप में जो है एमिनो एसिड में अमीनो ग्रुप पाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप के रूप में और एसिडिक ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए उसको तो अमीनो एसिड कहते हैं। और जो है एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक कार्बन के रूप में जो है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा दिखेगा, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा कार्बन होगा तो इसलिए उस प्रकार के एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड्स कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये जो है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। तो मीथेन का फार्मूला सबको पता है कि CH4 मीथेन होता है, जिसमें जो है CH4 मीन्स 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो चारों हाइड्रोजन को
रिप्लेस करके एक एक ग्रुप लगा दिया जाता है तो वो अमीनो एसिड बन जाता है। जैसे कि उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के NH2 ग्रुप लगा दो और एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन को हटा के COH ग्रुप लगा दिया जाता है और एक पे तो हाइड्रोजन रहेगा ही और चौथे कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाएगा एल्किल ग्रुप के रूप में, तो वो उस प्रकार से अमीनो एसिड्स का नाम हो जाएगा। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग दी 4 वैलेंसी पोजीशंस। मीन्स चारों वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की चारों वैलेंसी पे जो है अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग ग्रुप हमें लगाने होते हैं। दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज ए आर ग्रुप। मीन्स जैसा कि अभी हमने बताया कि जो है मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड, तो जो है मीथेन से सारे हाइड्रोजन 1 बाय 1 करके रिप्लेस कर देंगे, उस पे जो है एक हाइड्रोजन छोड़ के और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक तो NH2 ग्रुप होगा, एक तो COH ग्रुप होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा, जो कि एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। अब इसी एल्किल ग्रुप के ही आधार पे यहाँ पे हम अमीनो एसिड को जो है बहुत सारे ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। जबकि जो है जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं वो 20 टाइप्स मीन्स 20 प्रकार की अमीनो एसिड्स हमें प्रोटीन में देखने को मिलती हैं। मीन्स जो है 20 प्रकार की अमीनो एसिड्स से मिलके ये प्रोटीन बना होता है। दी एल्किल ग्रुप इट दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी ए हाइड्रोजन डेट इज़ दी अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। अगर एल्किल ग्रुप जो है प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड हुआ, अगर एल्किल ग्रुप उसमें हाइड्रोजन हो गया तो वो ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। और अगर वही एल्किल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप मीन्स CH3 ग्रुप लगा दिया गया तो वो अमीनो एसिड एलानिन हो जाएगी। और अगर वही एल्किल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी मेथाइल के रूप में लगा दिया गया मीन्स CH2OH जो कि हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप होता है, तो ये अमीनो एसिड सेरीन हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के अमीनो एसिड अभी हमने फिगर में देखा था, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन। ये तीनों प्रकार की अमीनो एसिड जो है एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करके जो है बनता है। देयर आर ऑफ 20 आर सोन इन फिगर 9.1। मतलब 20 में से इन 3 अमीनो एसिड को अभी हमने फिगर 9.1 में ये तीनों अमीनो एसिड को देखा था, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन नामक अमीनो एसिड को। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो, कार्बोक्सिल एंड दी आर फंक्शनल ग्रुप्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक that is glutamic acid, basic that is lysine and neutral that is valine amino acids। मीन्स अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पे जो है अमीनो एसिड्स को जो है 3 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड और तीसरी जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड गिवन है, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल लाइसिन हमें याद रखना है और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल जो है वैलिन याद रखना है। तो ये 3 अमीनो एसिड जो है हमें कैसे मिलते हैं, अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये 2 फंक्शनल ग्रुप के संख्या के आधार पे ये हमें अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स डेट इज़ टायरोसिन, फेनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। तो मतलब इसी प्रकार जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके। टायरोसिन, फेनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन नामक ये 3 टाइप्स के यहाँ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज़ दी आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स। मीन्स अमीनो एसिड की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि अमीनो एसिड आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। और आयोनाइजेबल नेचर किस कारण अमीनो एसिड आयोनाइज कर सकते हैं, इन 2 फंक्शनल ग्रुप के कारण, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ही अमीनो एसिड जो है आयोनाइज हो सकता है। हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस। मीन्स
डिफरेंट पीएच पे, अलग अलग पीएच पे हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। मींस एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड अलग अलग पीएच पे हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बी इज कॉल्ड ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ये बी ज्यूटर आयनिक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे बी पे दोनों ग्रुप पे जो है एक पे पॉजिटिव है और एक ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है। मींस ये दोनों चार्ज को ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए ज्यूटर आयन फॉर्म बना रहा है। तो ज्यूटर आयन फॉर्म वही अमीनो एसिड बना सकते हैं जो कैटायन और एनायन दोनों ही अपने ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लिपिड्स। लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल। तो ये सबको पता होता है कि लिपिड्स जो होते हैं ये जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। लिपिड जो होते हैं सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ए फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन एल्किल ग्रुप। एक फैटी एसिड के पास क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है। द एल्किल ग्रुप could be a methyl ORR, ethyl ORR, higher number of CH2 groups, that is 1 carbon to 19 कार्बन्स। तो जो एल्किल ग्रुप फैटी एसिड्स में होता है वो एल्किल ग्रुप मेथाइल के फॉर्म में हो सकता है, एथाइल के फॉर्म में भी वो हो सकता है ग्रुप, एल्किल ग्रुप, या हायर नंबर के भी एल्काइल ग्रुप उसमें लगे हो सकते हैं। मींस कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक जो है एल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं फैटी एसिड्स में। फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। मींस पामिटिक एसिड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन को लेके अगर काउंट किया जाए तो 16 कार्बन का कंटेन करता है ये पामिटिक एसिड। मींस पामिटिक एसिड में कार्बन की संख्या 16 होती है। एरेकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करके जो है एरेकिडोनिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है, मींस एक ऐसा लिपिड है जो कि 20 कार्बन उसमें कंटेन करता है, वो भी कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके। फैटी एसिड्स कुड बी सेचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और आर अनसेचुरेटेड विद 1 ORR मोर डबल बॉन्ड। मीन्स फैटी एसिड्स जो हो सकते हैं, अभी हमने देखा कि फैटी एसिड्स जो है वो एल्काइल ग्रुप के अनुसार भी हो सकते हैं और फैटी एसिड्स यहाँ पे सेचुरेटेड भी हो सकते हैं। मीन्स सेचुरेशन का मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है, या तो सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन बीच, या तो डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है। एन अदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। और एक दूसरा सिंपल लिपिड के फॉर्म में ग्लिसरॉल है जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। मेनी लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। बहुत सारे लिपिड ऐसे भी हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही पाए जाते हैं। हेयर दी फैटी एसिड्स आर फाउंड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। यहाँ पे जो फैटी एसिड पाया जा रहा है वो स्ट्रीफाइड है ग्लिसरॉल के साथ। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड्स एंड ट्राईग्लिसराइड्स। मीन्स एस्ट्रीफिकेशन के दौरान जो है वो मोनोग्लिसराइड्स भी बना सकता है, डाईग्लिसराइड्स और ट्राईग्लिसराइड्स भी बना सकता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे अगर हम देखेंगे तो लिपिड्स जो होते हैं, मीन्स जो फैटी एसिड्स होते हैं वो फैट्स भी हो सकते हैं और वो ऑयल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर लोअर मेल्टिंग पॉइंट है तो वो ऑयल होगा, जिसका एग्जाम्पल जिंजली ऑयल एक जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखता है। जिंजली ऑयल जो कि ऑयल का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का ये भी फैटी एसिड्स ही है। एंड हेंस रिमेन एज इन ऑयल इन विंटर। और इस प्रकार से हम सर्दियों में इसका यूज करते हैं जिंजली ऑयल का। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम द मार्केट? Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them। मतलब कि अगर हम मार्केट से कोई भी फैट को ख़रीदें तो देखते हैं कि उसमें कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है और कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर फास्फोलिपिड्स। और इस प्रकार के लिपिड को हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं।
दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स होता है ये मेनली जो है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेसिथीन इज़ वन एग्जाम्पल। तो फॉस्फोलिपिड का एक अच्छा एग्जाम्पल लेसिथीन है। सम टिश्यूज स्पेशली दी न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कुछ टिश्यू स्पेशली जो हमारे न्यूरल टिश्यू होती हैं वो भी लिपिड कंटेन करती हैं, और ये लिपिड कंटेन करने के नाते ये न्यूरल टिश्यू जो होती हैं स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी संख्या में कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं और वो भी साइकिल के रूप में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं। सम ऑफ देम आर नाइट्रोजन बेसेज। उनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन बेस को एडेनिन का फिगर हमने देखा था जो कि एक प्यूरिन था। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस के एग्जाम्पल दिए हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 5 नाइट्रोजन बेस हमें याद रखने हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू ए शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये नाइट्रोजनस बेस जब किसी शुगर से अटैच कर जाएंगे तो उनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इफ़ ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड स्ट्रीफाइड टू दी शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर उस शुगर में, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स एक प्रकार अगर उस शुगर में, पेंटोज शुगर में जो है उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दिया जाए तो वो किसका फॉर्म कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप उसमें हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में हमें नहीं कंफ्यूज होना है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है। एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे, तो नाइट्रोजनस बेस में ये शुगर अटैच होने के नाते जो है इनका नाम एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन पड़ गया, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो जिसमें इलिक एसिड जुड़ गया है वो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में हमें नाइट्रोजनस बेस शुगर के अलावा पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो ये एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड और साइटिडिलिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनमें न्यूक्लियोटाइड्स ही केवल पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि हमें पता है डीएनए और आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें आज यहीं तक पढ़ना है। अब इसके आगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू।